हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजू फ्रेंड। आज हम शुरू करेंगे टीवाई सिविल का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। सो अकॉर्डिंग टू द सिलेबस इस सब्जेक्ट में ना 5 चैप्टर्स है, तो चैप्टर वाइज वेटेज ऑफ द मार्क्स देख लेते। चलो, फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, जिसका वेटेज 12 मार्क्स है। उसके बाद सेकंड चैप्टर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट्स, वेटेज 6 मार्क्स। थर्ड चैप्टर डिटेल्ड एस्टिमेट, वेटेज 28 मार्क्स। फोर्थ चैप्टर रेट एनालिसिस, वेटेज 12 मार्क्स। एंड लास्ट वन एस्टिमेट फॉर सिविल इंजीनियरिंग वर्क, वेटेज 12 मार्क्स। तो फाइनल पेपर जो होगा हमारा क्या होगा, आउट ऑफ 70 मार्क्स होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो ना, आप ना नोटबुक और पेन साथ ले लो, क्योंकि जैसे मैं थ्योरी एक्सप्लेन करता जाऊंगा ना, वैसे आप क्या करो, नोटबुक में वीडियो पॉज करके लिख लो। क्योंकि थ्योरी में मार्क अगर अच्छे लाना हो ना, तो उसको नोटबुक में लिखने की जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ थ्योरी पढ़ के या फिर सिर्फ वीडियो देख के उतना फायदा नहीं होगा जितना आप थ्योरी एक बार नोटबुक में लिख ले। ठीक है, तो सबसे पहले नोटबुक और पेन ले लो। अब ये जो फर्स्ट पेज मैंने जो चैप्टर वाइज जो वेटेज है ना, वो पूरा अपने फर्स्ट पेज पे लिख लो। एक्चुअल फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग शुरू करते हैं। ओके, चलो। तो स्टूडेंट्स सपोज हमारा प्रोजेक्ट क्या है, देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपाउंड वॉल ऑफ ब्रिक मैसोनरी। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, एज अ इंजीनियर हम एक्चुअल साइट पे जाएंगे। एक्चुअल साइट पे जाके जहां पे हमें कंपाउंड वॉल कंस्ट्रक्ट करना है ना, उस कंपाउंड वॉल की हम लेंथ फाइंड करेंगे बाय टेकिंग द मेजरमेंट्स विद द टेप। ओके, अब कंपाउंड वॉल की लेंथ फाइनल होने के बाद कंपाउंड वॉल के फुटिंग की डेप्थ हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक बार डेप्थ डिसाइड होने के बाद उस कंपाउंड वॉल की हाइट भी डिसाइड कर देंगे। यानी हमें क्या क्या मिल गया, कंपाउंड वॉल की लेंथ मिल गई, कंपाउंड वॉल की हाइट मिल गई, और कंपाउंड वॉल की जो थिकनेस या फिर विड्थ है ना, वो तो जनरल जो होती है वो सिलेक्ट कर देंगे। मतलब हमें कंपाउंड वॉल के डायमेंशंस तो मिल जाएंगे। अब कंपाउंड वॉल के डायमेंशंस मिलने के बाद विद द हेल्प ऑफ नॉलेज ऑफ रेट एनालिसिस, तो स्टूडेंट्स ये जो रेट एनालिसिस है ना, चैप्टर 4 में हम पूरा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो और एक बार, विद द नॉलेज ऑफ रेट एनालिसिस, उस कंपाउंड वॉल को कंप्लीट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें पूरा एक्सकेवेशन कितना करना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। उस कंपाउंड वॉल के लिए ब्रिक्स कितने लगने वाले, वो भी कैलकुलेट कर देंगे। उसके बाद कंपाउंड वॉल के लिए सीमेंट की कितनी जरूरत है, सैंड की कितनी जरूरत है, पूरे हम क्या करेंगे, मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करेंगे। ओके, अब ये जो मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं ना, उसका पूरा कैलकुलेशन हम मेजरमेंट शीट में करते हैं। और एक बार, मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करने का जो कैलकुलेशन है ना, उसका कैलकुलेशन हम मेजरमेंट शीट में करते हैं। ओके, अब एक बार ना मटेरियल की क्वांटिटी मिल गई ना, तो क्या करेंगे, उस मटेरियल की क्वांटिटी को उस मटेरियल के रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इनटू रेट। ये जो मल्टीप्लीकेशन का काम है ना, कहां करते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट शीट में करते हैं। किसमें, एब्स्ट्रैक्ट शीट में। तो देखो ना, क्वांटिटी इनटू रेट किया तो उस पर्टिकुलर क्वांटिटी की हमें क्या मिल जाएगी, प्रोबेबल कॉस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक्सकेवेशन की कॉस्ट फाइंड करेंगे। उसके बाद ब्रिक वर्क की, सीमेंट की, सैंड की पूरी क्या करेंगे, मटेरियल की हम कॉस्ट फाइंड करेंगे। अब ये क्या है, प्रोबेबल मतलब टेंटेटिव कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब उसमें ना देखो ना, उस मटेरियल कॉस्ट में इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए नंबर ऑफ लेबर्स कितने लगने वाले हैं, तो उससे हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट ऐड कर देंगे।
उसके बाद उसके लिए जरूरी वाटर चार्जेस, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट, इन सब की एडिशन करने के बाद ना इस कंपाउंड वॉल को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी प्रोबेबल कॉस्ट लगने वाली है ना, वो क्या मिलेगी हमें? प्रोबेबल कॉस्ट मिल जाएगी। स्टूडेंट्स देखो, हमने अभी कंपाउंड वॉल का कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया। कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए प्रोबेबल कॉस्ट कितनी चाहिए उसका पहले कैलकुलेशन किया। ठीक है, अब जितनी भी अमाउंट की जरूरत है उस अमाउंट की हम क्या करेंगे? फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेंगे। अब उतनी अमाउंट की फाइनेंशियल अरेंजमेंट शुरू होने के बाद हम एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। समझ में आया? तो देखो ना, इन जनरल, ठीक है, ये जो मैंने पूरा किया ना, मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट किया, उस मटेरियल के क्वांटिटी को रेट ऑफ मटेरियल से मल्टीप्लाई किया तो मटेरियल कॉस्ट मिल गया, उसमें मैंने लेबर कॉस्ट, वाटर चार्जेस सब ऐड करके पूरे प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड की। ये जो प्रोसेस है ना, इसको क्या बोलते हैं? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग बोलते हैं। तो इन शॉर्ट देखो, द अबोव प्रोसेस ऑफ estimating quantity of materials, estimating quantity of materials and cost required for the completion of the project is nothing but estimating and costing. लास्ट एक बार, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कुछ भी मटेरियल चाहिए उसकी क्वांटिटी फाइंड करो, एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट की जरूरत है उस प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड करो, मतलब एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, एक काम करो, इसको इन शॉर्ट लिख लो पहले। ओके, तो स्टूडेंट्स, कौन सा भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट एक्चुअल शुरू करने से पहले ना उसकी प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमारे पास प्रोबेबल कॉस्ट तैयार होना तो उस अमाउंट की हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकते हैं, एंड फाइनेंशियल अरेंजमेंट होने के बाद ही उस प्रोजेक्ट को हम शुरू कर सकते हैं, सो दैट वो प्रोजेक्ट अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना? ओके, तो देखो, फॉर ऑल इंजीनियरिंग वर्क्स इट इज नेसेसरी टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन, एंड इसके लिए हमें एस्टिमेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, अब देखो ना, यहां पे हम क्या करेंगे? इस प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो आइटम्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक्सकेवेशन, पीसीसी, आरसीसी एक्सेट्रा, उस ईच आइटम की हम क्या फाइंड करेंगे? क्वांटिटी फाइंड करेंगे। उस क्वांटिटी को उस आइटम के रिस्पेक्टिव रेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस पर्टिकुलर आइटम की हमें कॉस्ट मिल जाएगी। अब एक बार कॉस्ट मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं? ओवरऑल प्रोजेक्ट की हम प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, ये सब करते समय ना एक्यूरेसी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर हमने काम एक्यूरेटली किया तो ही आगे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स, एस्टिमेट मतलब क्या है? एस्टिमेट मतलब प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, जो हम एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले कैलकुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? देखो, एन एस्टिमेट इज द probable cost of the project which is usually calculated before starting the project। ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स, आपने नोटबुक और पेन तो लिया है ना, तो पहले इसको लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्टेट द मीनिंग ऑफ द टर्म एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। तो स्टूडेंट्स, इन जनरल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग मतलब प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करना एंड टोटल प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करना। और एक बार, प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मटेरियल्स की क्वांटिटी फाइंड करना एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करना, मतलब क्या होता है? एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। समझ में आया ना? ओके, तो डेफिनेशन क्या है? देखो,
इट इज द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग द quantities of various items and the expected amount required for the completion of the particular work. ओके तो नोटबुक में पहले डेफिनेशन अच्छी तरह से लिख लो. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द पर्पजेस ऑफ एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग. ओके तो सबसे पहले एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग मतलब क्या है? प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जो मटेरियल है ना उसकी क्वांटिटी फाइंड करना एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करना. ओके अब एक्चुअल प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अगर हमें प्रोबेबल कॉस्ट मालूम हो ना तो क्या कर सकते हैं? हम उस प्रोबेबल कॉस्ट की फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकते हैं. ठीक है ना, क्योंकि अगर प्रोबेबल कॉस्ट की फाइनेंशियल अरेंजमेंट अच्छी हो गई ना तो प्रोजेक्ट क्या हो सकता है? सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट हो सकता है. ठीक है ना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है देखो, बिफोर स्टार्टिंग द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इट इज नेसेसरी टू नो द प्रोबेबल कॉस्ट सो दैट फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स कैन बी मेड. इट इज द मेन पर्पस ऑफ द एस्टिमेटिंग. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो ना, हमने एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग में क्या किया है? प्रोजेक्ट के लिए जरूरी मटेरियल की हमने क्वांटिटी फाइंड करके रखी है. मतलब हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत है हमें पहले से ही मालूम है. तो फॉर एग्जांपल हमें ग्रेनाइट की जरूरत है, तो ग्रेनाइट अच्छा कहां पे मिलता है? हम क्या करेंगे? पहले से उसकी इंफॉर्मेशन निकालेंगे. ठीक है ना, मतलब प्रोजेक्ट जब शुरू होगा तो ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. तो टू हैव रफ आइडिया ऑफ द मटेरियल्स टू बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट. समझ में आया स्टूडेंट्स? एक्चुअली मैं ना यहां पे 7 पर्पजेस आपको बताने वाला हूं. ठीक है, इसमें से 2 है, पहले इतना लिख लो, आगे वाले नेक्स्ट पेज पे है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स एज अ इंजीनियर जब हम एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग का कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना उस समय में क्या क्या मालूम चलता है? देखो फॉर एग्जांपल डे 1 को हमें एक्सकेवेशन करना है, मतलब हमें वहां पे जेसीबी की जरूरत है. ठीक है, उसके बाद सपोज डे 10 को हमें ना पीसीसी करना है, मतलब उस टाइम हमें मिक्सचर की जरूरत पड़ने वाली है. एज इट इज. ठीक है ना, मतलब हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं ना तो हमें क्या क्या मालूम चल जाता है? इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से टूल्स की जरूरत है, कौन कौन से प्लांट्स एंड मशीनरी की जरूरत है, सब इंफॉर्मेशन हमें मालूम पड़ जाती है. ठीक है, अब अकॉर्डिंगली हमें लेबर्स, कितने लेबर्स की जरूरत कब है वो भी मालूम हो जाता है. ठीक है ना, सो विद द हेल्प ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं? हम एक कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कर सकते हैं. कंस्ट्रक्शन शेड्यूल मतलब डे 1 को एक्सकेवेशन करना है, डे 10 को पीसीसी शुरू करना है. अब डे 10 को पीसीसी शुरू करना है मतलब उससे पहले 2 दिन वहां पे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट आना चाहिए वगैरह वगैरह. अब ये पूरा क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक है, अब जब हमारा कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना पीरियड लगेगा ये भी हमें मालूम हो सकता है. ठीक है ना, तो देखो ना फोर्थ पॉइंट क्या है? विद द हेल्प ऑफ एस्टिमेटिंग कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड प्रोग्राम कैन बी प्रिपेयर्ड. एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टू डिटरमाइन द कंप्लीशन पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड. समझ में आया? ओके, यहां तक पहले लिख लो. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो स्टूडेंट्स, हमें ना उस प्रोजेक्ट के लिए बैंक से अगर लोन लेना है ना तो हमें क्या करना पड़ता है? उस प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बैंक में सबमिट करना पड़ता है. ठीक है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी जो कुछ भी टेक्निकल सैंक्शन होता है ना, टेक्निकल सैंक्शन लेने के लिए भी हमें एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है. इसका मतलब क्या है? देखो 6 पॉइंट, वेरियस टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स नीड एस्टिमेट फॉर अप्रूवल एंड सैंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, इसके लिए हमें एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो स्टूडेंट्स, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है ना तो वहां पे क्या होता है? देखो सबसे पहले गवर्नमेंट के इंजीनियर उस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की क्या करते हैं? प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड करते हैं. ठीक है, जब प्रोबेबल कॉस्ट फाइंड हो गई ना उसके बाद ही क्या करता है गवर्नमेंट? उस प्रोजेक्ट के लिए टेंडर इनवाइट करता है. समझ में आए ना? तो
वहां पे गवर्नमेंट इंजीनियर को एस्टिमेट का नॉलेज बहुत जरूरी होता है। समझ में आया? तो लास्ट पॉइंट क्या है देखो, कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इनवाइट टेंडर्स ऑफ द प्रोजेक्ट। एस्टिमेटिंग हेल्प्स अस इन preparing the probable cost of the project on the basis of which contractor fill the tender। समझ में आया? ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट कंसेप्ट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में फर्स्ट क्या है? अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। इसके बारे में ना हम सेकंड चैप्टर में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? एंड सेकंड क्या है? डिटेल्ड एस्टिमेट। तो इस चैप्टर में ना हम इस पॉइंट पे इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? तो देखो ना, डिटेल्ड एस्टिमेट के नेक्स्ट 4 पॉइंट्स कट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। तो टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में नंबर 1 अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट एंड नंबर 2 डिटेल्ड एस्टिमेट, ठीक है? तो ये जो अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट पॉइंट है ना, इस पे हम ना सेकंड चैप्टर में पूरा स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? सो इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डिटेल्ड एस्टिमेट। तो डिटेल्ड एस्टिमेट ना 4 टाइप का होता है। नंबर 1 रिवाइज्ड एस्टिमेट, नंबर 2 सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, नंबर 3 रिवाइज्ड एंड सप्लीमेंट्री एस्टिमेट एंड नंबर 4 मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट। तो स्टूडेंट्स, एग्जाम में ना इसमें से कोई एक पर जनरली नोट पूछी जाती है, तो हम एक एक करके एस्टिमेट क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ओके, तो फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारा? भी रिवाइज्ड एस्टिमेट। ओके,